हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विनेश कुमार आपका केएसएस साइंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो अपने चाचा के यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं। देयर अंकल इज ए फार्मर, उनके चाचा एक किसान है। One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शोवल, प्लग एक्सेट्रा in the field. एक दिन उन्होंने खेत पर खुरपी, सिकल, शोवल और प्लग ये सब आदि सामान देखा। I want to know where and how use these tools. वो कहती है कि मैं यह जानना चाहती हूँ कि ये सामान कहाँ और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। You have learned that all living organisms require food. आप यह पढ़ चुके हैं कि सभी जीवित जो जीव होते हैं उनको खाना चाहिए। Plants can make their food themselves. पौधे अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। Can you recall how green plants synthesize their own food? क्या आपको याद है कि हरे पौधे कैसे अपना खाना बनाते हैं? Animals including humans can not make their own food. और जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमंस को मिलाकर वो अपना खाना अपने आप नहीं बना पाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। इसलिए जो एनिमल होते हैं उनको अपना खाना कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम सभी को खाना क्यों चाहिए। You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप पहले ही जान चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने शरीर के अनेक कार्यों को करने के लिए, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। और हमें अपना जो खाना है वह पौधों से मिलता है या एनिमल से मिलता है या फिर दोनों से ही मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। चूंकि भोजन सभी को चाहिए तो हम कैसे अपने देश में इतने सारे लोगों को खाना प्रोवाइड करा पाते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. इतने बड़े लेवल पर लोगों को खाना उपलब्ध कराने के लिए हमें लगातार उसका प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए पर्याप्त काम हमें करना पड़ता है। 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमेडिक। 1000 साल पहले तक लोग घुमंतु थे। मीन्स वो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वे एक जगह से दूसरी जगह पर खाने और रहने के लिए, स्थान ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। वे कच्चे फल सब्जियां खाते थे और उन्होंने जानवरों का शिकार करना भी खाने भोजन के लिए शुरू कर दिया था। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड एनी अदर फूड क्रॉप्स। उसके बाद उन्होंने जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया और उन्होंने चावल, गेहूं और अन्य फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया था। दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। इस प्रकार से एग्रीकल्चर या खेती का जन्म हुआ। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब हम एक ही प्रकार के पौधों को एक जगह पर उगाते हैं बड़े लेवल पर तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are
that of wheat। गेहूं के खेत का मतलब है कि उस खेत में जितने भी पौधे होंगे सभी किसके होंगे, गेहूं के होंगे। यू ऑलरेडी नो डैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप जानते हैं कि फसलें अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे अनाज की फसलें, सब्जियों की फसलें और फलों की फसलें। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। उनको मौसम या ऋतुओं के अनुसार बांटा जा सकता है या नाम दिया जा सकता है जिस मौसम में वो उगाई जाती हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ का जो जलवायु है, जैसे कि तापमान, आर्द्रता और वर्षा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती जाती हैं। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इस विभिन्नता के उपरांत भी जो फसलें पूरे देश में, इनको दो समूह में बांट सकते हैं। नंबर 1, खरीफ क्रॉप्स। The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops। वे फसलें जिनको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उनको खरीफ फसलें कहते हैं। The rainy season in India is generally from June to September। भारत में जो वर्षा ऋतु आती है इसका समय जून से लेकर सितंबर तक होता है। पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं पेडी धान, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन कपास आदि। सेकंड है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोइंग इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो फसलें शरद ऋतु में उगाई जाती हैं उनको हम रबी फसलें कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। और इनका समय अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। रबी फसलों के उदाहरण हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों और तिलहन। बिसाइड दीज, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। इनके अतिरिक्त दालें और सब्जियां गर्मियों में भी उगाई जाती हैं अनेक स्थानों पर। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब बुझो के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाई कैन पेडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। कि जो धान होता है सर्दी के मौसम में क्यों नहीं होता है। पहली कहती है पेडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। धान को बहुत अधिक मात्रा में पानी चाहिए। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसलिए यह केवल बरसात के मौसम में ही होती है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time। जब खेती करते हैं तो किसान एक से ज़्यादा एक्टिविटी करता है एक पर्टिकुलर समय पर। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। और वो सभी प्रैक्टिस जो कि एक गार्डनर करता है या आप अपने घर में एक गमले में पौधा उगाने के लिए जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो फार्मर अपनी फील्ड में बड़े स्केल पर करता है। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और इन सभी प्रैक्टिस को, इन सभी कामों को हम बोलते हैं खेती करने की विधियां या तरीके। दीज एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। और जो काम किए जाते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। खेती की जो जमीन होती है उसको तैयार करना। सेकंड, सोविंग, बीज बोना। थर्ड, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद डालना। इरिगेशन, सिंचाई करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेड्स, खरपतवार से बचाव करना। हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई करना। स्टोरेज, भंडारण करना। द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप।
फसल उगाने से पहले जो सबसे पहला कार्य करना होता है वह है मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि मिट्टी को बहाकर तैयार किया जाता है, ढीला किया जाता है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। और जब मिट्टी भुरभुरी होती है, नरम हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो अधिक गहराई तक चली जाती हैं। द लूज सोइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। और जो मिट्टी है थोड़ी ढीली होने से जो उसकी जड़ें होती हैं पेड़ की, उनको सांस लेने में थोड़ी आसानी हो जाती है, चाहे वो मिट्टी के अंदर काफ़ी गहरी ही क्यों ना चली जाएं। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। मिट्टी ढीली होने से जड़ें कैसे सांस आसानी से ले पाती हैं। द लूजेंड सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। जब मिट्टी हमारे पास ढीली होती है तो उससे मिट्टी के अंदर जो अर्थवर्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको अपनी ग्रो करने के लिए भी काफ़ी आसानी होती है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और ये जो जीव होते हैं इनको किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को ढीला करते हैं और उसके साथ उसमें खाद भी ऐड कर देते हैं। बट व्हाई डज द सोइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। तो मिट्टी को बार बार बहाना और उसको ढीला करना क्यों जरूरी होता है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि मिट्टी के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, हवा होती है और कुछ उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और मिट्टी के जो जीव होते हैं वो डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल। इस प्रकार से जो मृत जीव होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे रहते हैं वो फिर से डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। और ये न्यूट्रिएंट फिर से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ सेंटीमीटर जो मिट्टी की सतह होती है, जमीन की सतह होती है, उसमें ही पौधे ग्रो कर पाते हैं। सो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। इस प्रकार से मिट्टी को बहाने से और उसको ढीला करने से जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं वो टॉप सोइल में आ जाते हैं, जिससे पौधों को आसानी हो जाती है कि उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। थस द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इस प्रकार से फसल उगाने के लिए मिट्टी को बहाना, उसको ढीला करना बहुत ही जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। इस प्रकार से मिट्टी को ढीला करना उसको हम बोलते हैं जुताई करना। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लग। इसको करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल होते हैं या तो लकड़ी के या लोहे के बने होते हैं। इफ द सोइल इज वेरी ड्राई, यदि जमीन बहुत सूखी होती है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो उसको में उसकी जुताई करने से पहले उसमें पानी दिया जाता है। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स। और जब मिट्टी की जुताई की जाती है तो उसमें बड़े बड़े सोइल के पीस होते हैं, मिट्टी के टुकड़े होते हैं, जिनको क्रम्स कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद ए प्लैंक। क्रम्स को हमें प्लैंक की सहायता से बारीक तोड़ना जरूरी होता है। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पजेज। इस प्रकार से मिट्टी को समतल किया जाता है ताकि उसकी बुआई आसान हो जाए और उसमें सिंचाई करने में भी किसी तरह की परेशानी ना हो। द लेवलिंग ऑफ द सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। और मिट्टी का जो लेवल किया जाता है वो एक लेवलर की सहायता से किया जाता है। समटाइम्स मैन्यूर इज एडिड टू द सोइल बिफोर टिलिंग। और कभी कभी क्या होता है, जुताई से पहले उसमें हम खाद डाल देते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सोइल। इससे क्या होता है, खाद
मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिल जाता है। द सोइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, और मिट्टी में बुआई से पहले उसमें पानी देना जरूरी होता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, खेती में किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सोइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। मिट्टी में बुआई से पहले हमें चाहिए होता है कि मिट्टी एक अनाज के दाने जितनी बारीक हो जाए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और इसको करने के लिए बहुत से हमारे पास यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लग। इसके लिए सबसे पहला क्या है, आपका प्लग होता है, हल, होई एंड कल्टीवेटर, या फिर कल्टीवेटर का भी प्रयोग किया जाता है। प्लग, हल, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द weeds, स्क्रैपिंग ऑफ सोइल एक्सेट्रा। हल का प्रयोग बहुत पुराने समय से खेत की जुताई करने के लिए, उसमें फर्टिलाइजर्स मिलाने के लिए, और फसल में से खरपतवार को अलग करने के लिए या उसकी नुलाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा। यह लकड़ी का बना हुआ होता है और इसमें एक जोड़ी बैलों का प्रयोग किया जाता है, फिर दूसरे एनिमल्स का प्रयोग किया जाता है जैसे कि घोड़े, ऊंट आदि का। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइएंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लग शेयर, और इसमें एक लोहे की बनी हुई त्रिकोण के आकार की एक लोहे की एक बड़ी स्ट्रिप होती है जिसको हम बोलते हैं प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, और इसमें मुख्य जो हिस्सा होता है उसमें लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा लॉग टुकड़ा होता है, विच इज कॉल्ड ए प्लग शाफ्ट, जिसको हम प्लग शाफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और शाफ्ट के एक सिरे पर उसका हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और वो उसका दूसरा सिरा एक बीम से जुड़ा हुआ होता है जो कि बैलों की गर्दन के ऊपर रखी जाती है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। दो बैल और एक आदमी इसकी सहायता से खेत की आसानी से जुताई कर सकता है। आप इसको फिगर 1.1 में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका हल है और ये दो आपके बैल हैं, ये आपका लॉग शाफ्ट है, ये बीम है जो कि बैलों की गर्दन पर रखी गई है और एक फार्मर इसको इसकी हेल्प से जुताई कर रहा है। इसके लिए आपको एक वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। Hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. यह एक सिंपल सा यंत्र होता है जिसकी हेल्प से हम खेतों में से खरपतवार को अलग करते हैं और मिट्टी को ढीला किया जाता है। इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें एक लंबी छड़ होती है जो कि लोहे की या लकड़ी की बनी हुई होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड, और इसके एक सिरे पर एक प्लेट जो कि लोहे की बनी हुई होती है और काफ़ी चौड़ी होती है वो लगी रहती है। एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड, और वो एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज पुल्ड बाई एनिमल्स, और इसको एनिमल के द्वारा खींचा जाता है। ये आपका होय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें एक आपकी जो आयरन की बनी हुई एक प्लेट है और ये लकड़ी या आयरन की बनी हुई रोड होती है। ये इसकी ग्रिप होती है और ये हैंडल होता है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। आज के टाइम में जो खेत की जुताई की जाती है वो कल्टीवेटर की हेल्प से की जाती है और उसमें ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और इसकी हेल्प से एक तो लेबर मजदूरी बच जाती है और समय भी कम लगता है। ये देख सकते हैं इस डायग्राम में एक ट्रैक्टर है जो कि एक व्यक्ति चला रहा है और इसके पीछे यहाँ पर ये कल्टीवेटर लगा हुआ है। तो इस तरह से इसका यूज करके हम खेत की प्लगिंग करते हैं।
अब हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, इसको देखिएगा कि कैसे ट्रैक्टर का यूज खेत को जुताई करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज 1.4 सोविंग, बीज की बुआई। सोविंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। खेती करने का, फसल को पैदा करने का सबसे मुख्य जो भाग है वो है बीज की बुआई। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। बीज की बुआई से पहले हमें अच्छे बीज का चुनाव करना होता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। और जो अच्छी वेराइटी के होने चाहिए, वो सीड काफ़ी हेल्थी होने चाहिए, साफ होने चाहिए। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड। और किसान उन बीजों को इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनसे अधिक पैदावार हो। सिलेक्शन ऑफ सीड। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा कि मम्मी ने चने लिए हुए और उसमें कुछ पानी में उनको भिगो दिया है। After a few minutes, some seeds started to float on top. और उसमें से कुछ मिनट के बाद कुछ जो बीज हैं वो ऊपर तैरने लग गए हैं। I wonder why some seeds float on water. मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों कुछ बीज ऊपर तैर रहे हैं। अब एक्टिविटी है इसमें 1.1, इसमें क्या बताया गया है वो हम बात करते हैं। टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लेना है और उसके में आधे जगह पर पानी से उसको भर लेना है। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल। और उसमें एक मुट्ठी भर गेहूं लेने हैं और उनको घुमा देना है अच्छे से। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए वेट करना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या उस पर कुछ बीज ऐसे हैं जो पानी पर तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिक। अब आपको ये देखना है कि जो बीज डूब गए हैं और जो तैर रहे हैं उनमें से हल्का कौन है और भारी कौन है। वाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्की क्यों हैं जो ऊपर तैर रहे हैं। डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। जो बेकार सीड होते हैं वो खाली होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं और इसलिए वो हल्के होते हैं। Therefore they float on water, इसलिए वो पानी पर तैरते हैं। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one. इस प्रकार से हम बेकार बीजों को सही बीजों से और स्वस्थ बीजों से अलग कर सकते हैं। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. और बीज की बुआई से पहले हमें एक और बात का ध्यान रखना होता है कि हमें उस बीज की बुआई किस तरह से करनी है, किस यंत्र का उसके लिए हम किस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। जो परंपरागत रूप से बीज बोआने के लिए जो हमारे पास यंत्र यूज किए जाते हैं वो एक फनल की तरह होते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। और जो सीड होते हैं फनल में भर दिए जाते हैं। पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और उनको फिर 2-3 पाइप से गुजारा जाता है जहां पर कि इनका एक बिल्कुल शार्प एंड होता है। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और वो मिट्टी में चले जाते हैं पाइप और वहां पर वो मिट्टी में बीजों को छोड़ देते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये यहाँ पर एक फनल है, इसमें बीज रखे हुए और यहाँ पर पाइप लगे हुए हैं और यहाँ पर प्लगिंग चल रही है। और उसके साथ साथ क्या होता है, इस फनल की हेल्प से वो सीड अंदर दब जाते हैं। और इस तरह से ही हमारे पास क्या है, परंपरागत तरीके से बीज की बुआई की जाती है। सेकंड, आप इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, यह है सीड ड्रिल। इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर एक पाइप लगा होता है और उससे भी क्या होता है, यहाँ पर इनके थ्रू जाते हुए वो सीड की बुआई की जा सकती है। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. और जो आपके पास सीड ड्रिल्स होती है ये आपका कल्टीवेटर की तरह उसमें ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है और इसी का प्रयोग आज के समय में बीज की बुआई के लिए किया जाता है। This tool sows the seeds uniformly at proper distance and depths. और इस मशीन की सहायता से जो बीज की बुआई होती है वो एक निश्चित दूरी पर की जाती है और उसकी गहराई भी फिक्स होती है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इस के द्वारा हम निश्चित हो जाते हैं कि सभी बीज
मिट्टी से ढक चुके हैं। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड्स, और इस तरह से क्या होता है, जो चिड़िया होती हैं वो बीजों को खा लेती हैं, उनसे हमारा बचाव हो जाता है। सोविंग बाई ए सीड ड्रिल सेव टाइम्स एंड लेबर, और इसके द्वारा भाई हमारा समय और मेहनत बचती है। दिस इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, और मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड डैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, कि मैंने वहाँ देखा है कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो एक छोटे से बैग में रखे जाते हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, उनको इस तरह से क्यों रखा जाता है। पहली बताती है, सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी, कि सबसे पहले कुछ जो फसलें होती हैं उनके जो पौधे होते हैं जैसे कि धान, उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, जब उनसे पेड़ उगाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली, उनको एक एक करके खेत में लगाया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग इन द नर्सरी, और कुछ फूल के पौधे, जंगली पेड़ के पौधे होते हैं, उनको नर्सरी में उगाया जाता है। एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स, और एक जगह पर अधिक पेड़ ना हो जाएं उसके लिए उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस भी रखना जरूरी होता है। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इस तरह से पौधे को क्या होता है कि एक दूसरे से सही डिस्टेंस पर रखने से उनको प्रॉपर मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, पानी मिलता है। समटाइम्स ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, और कभी कभी क्या होता है कुछ पेड़ पौधों को हम वहां से हटा देते हैं ताकि एक जगह पर अधिक पेड़ ना हो। नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, खेतों में फसल में खाद डालना। द सब्सटेंसेस विच आर एडिड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। वे सभी पदार्थ जो हम मिट्टी के अंदर डालते हैं ताकि हमारा जो पौधा है, फसल है, वो स्वस्थ हो और वो अच्छी तरह से ग्रो करे, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। आई सा ए हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म, मैंने देखी है एक फसल की जो बहुत अच्छे से एक खेत में उग रही है। इन द नेबरिंग फार्म, और उसके पास में क्या हो रहा है, द प्लांट्स वर वीक, वो पौधे बहुत ही कमजोर हैं। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर, कुछ पौधे दूसरों से अच्छे क्यों ग्रो करते हैं। सोइल सप्लाईज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, जो मिट्टी होती है उससे जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फसल को मिलते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व फसल की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, कभी कभी क्या होता है किसान एक फसल के बाद दूसरी फसल फिर दूसरी फसल उगाता रहता है। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स, और इस तरह से उस खेत को बिल्कुल भी आराम नहीं दिया जाता। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस मिट्टी से न्यूट्रिएंट खत्म हो गए होंगे। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और लगातार खेती करते जाने से मिट्टी के अंदर क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश टू द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, इसलिए किसान उन न्यूट्रिएंट्स को फिर से मिट्टी में डालने के लिए उसमें क्या करता है, खाद और मैन्यूर्स ऐड करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूरिंग कहते हैं, खाद डालना कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, और यदि हम उसमें सही प्रकार से खाद नहीं डालेंगे तो हमारे पौधे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज। मैन्यूर क्या होता है, एक तरह का कार्बनिक पदार्थ होता है जो कैसे बनता है, जो डेड एनिमल्स, प्लांट्स के सड़ने से, डिकम्पोज होने से बनता है। फार्मर्स डंप्स प्लांट
एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो किसान होते हैं वो खुले जगह पर क्या होते हैं, पेड़ पौधों के पत्तों को और या फिर जो एनिमल वेस्ट होता है जैसे गोबर, उसको खुले में डालते रहते हैं और उसको सड़ने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो डिकम्पोजिशन होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर, और जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है उसको हम मैन्यूर की तरह, देसी खाद की तरह प्रयोग करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिटिंग इन क्लास 6, और वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है इसके बारे में आपको क्लास 6 में बताया जा चुका है। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट डैम, आपको मूंग या चना लेना है और उसको अंकुरित करना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आउट ऑफ दीज, और उनमें से कोई 3 एक तरह के हमें बीज लेने हैं। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, आपको या तो 3 गिलास लेने हैं या कोई खाली बर्तन लेना है। मार्क दैम A, B एंड C, और उन पे मार्किंग कर देनी है A, B, C। टू ग्लास A, एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद ए लिटिल काउ डंग मैन्यूर, गिलास A में आपको मिट्टी लेनी है और उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर मिला देना है। इन ग्लास B, पुट द सेम अमाउंट ऑफ द सॉइल मिक्स्ड विद ए लिटिल यूरिया, दूसरे में गिलास में क्या करना है, उतनी ही मिट्टी लेनी है लेकिन अब इसमें थोड़ा सा यूरिया डालना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C, और गिलास C में आपको क्या लेना है, सेम अमाउंट मिट्टी की लेनी है विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच गिलास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन दैम, उन तीनों गिलास में आपको पानी डालना है और उसमें जो आपने सीडलिंग लिया है वो तीनों में एक एक करके लगा देना है। कीप दैम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली, और उनको किसी सुरक्षित जगह पर रख देना है और प्रतिदिन उनको पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 डेज ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, 7 से 10 दिन के बाद उनकी ग्रोथ को आप देखना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आफ्टर 7 to 10 डेज A, B एंड C में ग्रोथ रिजल्ट क्या है, दोनों अलग अलग हैं, और C में तो ग्रोथ बहुत ही मिनिमम है। डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या तीनों ग्लासेस में जो ग्रो हुई है वो एक जैसी हुई है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, किस गिलास में सबसे बेटर ग्रोथ आई है। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और किस गिलास में ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर एक तरह के केमिकल पदार्थ होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर, ये मैन्यूर जो देसी खाद होता है उससे कैसे अलग है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स कहाँ पे बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये इनके एग्जाम्पल हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज, और जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं ये किसान की हेल्प करते हैं ताकि खेत से अधिक पैदावार उत्पन्न हो। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सोइल लेस फर्टाइल, लेकिन अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और जो उर्वरक हैं ये जल प्रदूषण का भी एक कारण है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्यूर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो मिट्टी को उर्वरकों से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दूसरे विकल्प जैसे कि हमें ऑर्गेनिक मैन्यूर का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर 2 क्रॉप के बीच में खेत को खाली छोड़ना पड़ेगा। द यूज ऑफ मैन्यूर
improves the soil texture as well as its water retaining capacity। मैन्यूर का प्रयोग करने से जो मिट्टी का रंग रूप है वो बदल जाता है, उसके साथ उसकी पानी को सोखने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। इट replenishes द सोइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और इसके द्वारा मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो वापस आ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा मेथड है कि ताकि मिट्टी के अंदर उसके न्यूट्रिएंट बने रहें, उसका तरीका है क्रॉप रोटेशन। हमें फसल बदल बदल के लगानी चाहिए। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। हमें एक के बाद दूसरी फसल को उगाना चाहिए। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। इंडिया के जो नॉर्थ साइड है उसके जो किसान थे वो क्या करते थे, पहले लेग्यूम्स जो दालें वो हैं उनको उगाते थे, उसके बाद अगले सीजन में उसमें गेहूँ उगाते थे। दिस हेल्प्ड इन द रेप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इसके द्वारा मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती थी। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडोप्ट दिस प्रैक्टिस। किसानों को इस प्रैक्टिस को अपनाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम। पिछली क्लास में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये बैक्टीरिया जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इनका काम क्या होता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी में मिलाना होता है। नाउ वी हैव ए टेबल 1.1 एंड इट शोज डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर। यहाँ पर एक टेबल 1.1 है जिसमें यह बताया गया है कि फर्टिलाइजर और मैन्यूर दोनों में क्या अंतर होता है। फर्स्ट पॉइंट इज ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सोल्ट। जो फर्टिलाइजर होता है या उर्वरक जिसको बोलते हैं वो एक प्रकार का अकार्बनिक साल्ट होता है। मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। जो मैन्यूर होता है वो एक तरह का प्राकृतिक पदार्थ होता है जो पशुओं का जो गोबर होता है उसके डिकम्पोजिशन से, ह्यूमन वेस्ट जो होता है उसके डिकम्पोजिशन से, या प्लांट जो रेजिड्यू होते हैं उनसे ये बनता है। सेकंड पॉइंट, ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को या उर्वरक को हम कहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, जबकि हम जो मैन्यूर होता है उसको खेत में या किसी खाली मैदान में तैयार कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल, जबकि जो मैन्यूर होता है वो उसको नए तत्व या ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो उर्वरक होते हैं इनमें अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जबकि जो मैन्यूर होता है उसमें इतनी अधिक मात्रा में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। सो टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन ए फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। टेबल 1.1 से हमें यह मालूम चला कि फर्टिलाइजर या उर्वरक और मैन्यूर जो देसी खाद होता है उन दोनों में क्या अंतर होता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर, द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। दिस इज बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है ये हमारे पास उर्वरकों से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। इससे पानी को इकट्ठा करने की जो सोइल की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बढ़ जाती है। इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजियर। यह मिट्टी को पोरस या छिद्रदार बनाता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर गैसों का एक्सचेंज आसान हो जाता है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और इसकी हेल्प से मिट्टी के अंदर जो अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोइल, और इससे
जो मिट्टी का रंग रूप होता है वो सुधरता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सभी जितनी भी जीवित जीव होते हैं सभी को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। इसी प्रकार से पौधों के फूलों के लिए, फलों के लिए और बीजों के लिए हमारे पास क्या होता है, जल बहुत ही जरूरी और आवश्यक होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। पानी पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अलोंग विद वाटर, पानी के साथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। जो मिनरल्स और उर्वरक होते हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। और जो प्लांट की बॉडी होती है उसके अंदर लगभग 90% पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। पानी इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जो बीज होते हैं वो पानी की उपस्थिति में ही अंकुरित होते हैं। यदि पानी नहीं होगा, सूखे रहेंगे, तो उनका जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रिएंट्स dissolved in water get transported to each part of the plant। जो पौधे के सभी भाग होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट को पानी के थ्रू भेज दिया जाता है। वाटर also protect the crop from both frost and hot air currents। और जल जो है पौधों को या फसलों को सर्दी और गर्मी दोनों से बचाने का काम करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ। अच्छी फसल के लिए यह जरूरी है कि मिट्टी की नमी बनाई रखी जानी चाहिए और इसके लिए समय समय पर उसमें पानी भी देना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। फसलों में एक समय अंतराल के बाद पानी देने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं इरिगेशन या सिंचाई करना। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। फसलों में कितना पानी देना है यह डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी क्रॉप है, हमारी मिट्टी किस प्रकार की है और सीजन कौन सा है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मियों में जो पानी देने की तीव्रता है वो अधिक होती है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल एंड द लीव्स। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, मिट्टी से और पत्तियों से अधिक मात्रा में पानी वाष्पित होने लगता है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। इस साल मैं बहुत ही केयर हूँ कि पानी अच्छे से दूंगा। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे और मर गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के साधन। द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर। सिंचाई के साधन है वेल्स कुएं, ट्यूबवेल्स नलकूप, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स झीलें, रिवर्स नदियाँ, डैम्स बांध एंड केनाल्स नहरें। इनके द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती है। फर्स्ट, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के परंपरागत साधन। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स एंड लेक्स एंड केनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। अलग अलग स्थानों पर क्या होता है कि नदियों से, तालाबों से और कुओं से पानी खेतों तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके प्रयोग किए जाते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड। और इन तरीकों में पशुओं का या इंसान दोनों की मेहनत का यूज किया जाता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर। इसलिए ये मेथड क्या है, सस्ते होते हैं बट लेस एफिशिएंट। किंतु इनकी जो क्षमता होती है उतनी अच्छी नहीं होती। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर जो परंपरागत तरीके हैं वो क्या है, मोट पुली सिस्टम एंड सेकंड चेन पंप। आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर एक पुली लगी हुई है। पुली के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर दूसरी साइड से किसी एनिमल या इंसान के द्वारा इस पुली को खींचा जाता है और क्या आता है कुएं से, उसमें क्या होता है पानी जो आता है दूसरा व्यक्ति उसको नाली के द्वारा उसको खेत तक पहुंचा रहा है। और सेकंड है हमारे पास चेन सिस्टम। चेन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास पंप लगा हुआ है और यहाँ पर ये इसमें आपके क्या होते हैं, जो डब्बे हैं वो लगे होते हैं, पंप चलता है और पंप से हमारे पास क्या होता है, ये चेन के थ्रू लगातार घूमता रहता है और पानी आके इसमें गिरता रहता है और खेतों तक पहुँचता है।
थर्ड है ढेकली। ढेकली में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा डंडा लगा हुआ है जैसे बैरियर होता है, और यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है उसमें, और इसकी हेल्प से क्या होता है, पानी को ऊपर उठाया जाता है और फिर उसको खेतों तक पहुँचाया जाता है। इसको बोलते हैं ढेकली। राहत में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बैल है, ये हमारे पास लीवर को घुमा रहा है और इसके थ्रू से हमारे पास जो व्हील पे लगे हुए डब्बे हैं इनके थ्रू पानी कुएं से या तालाब से आके नाली में गिरता है और इस तरह से वो खेतों तक पहुँचता है। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, हम पंप का भी यूज कर रहे हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। और इनको चलाने के लिए हम डीजल का प्रयोग करते हैं, बायोगैस का प्रयोग करते हैं, बिजली का प्रयोग करते हैं और सोलर एनर्जी का भी प्रयोग किया जा रहा है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के आधुनिक तरीके क्या हैं? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। आधुनिक मेथड का प्रयोग करके हम पानी का सही प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलोज। और जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनमें कौन कौन से मेथड हैं? हम सबसे पहले हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। और इस तरह के मेथड का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर ज़मीन क्या होती है, एक समान नहीं होती और पानी भी प्रॉपर मात्रा में नहीं होता। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर पाइप्स लगे रहते हैं जिसमें के ऊपर टॉप पर क्या होता है, एक रोटेटिंग नोजल होती है जो घूमती रहती है और जो मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए रहते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। जब उसमें क्या होता है, एक पंप के द्वारा पानी को उसके अंदर चलाया जाता है तो उसमें से पानी क्या होता है, बाहर निकलता है, जो उसमें ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगी हुई रहती है। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। और यह क्रॉप के ऊपर ऐसे गिरता है जैसे बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। और ये कौन सी मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है? जहाँ पर मिट्टी कैसी होती है, रेतीली होती है, जिसमें पानी अधिक समय के लिए नहीं रुक पाता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर आपका ये मेन पाइप है जहाँ पर मोटर अटैच है जो मेन पाइप से जुड़ी हुई है। और ये मेन पाइप खेत में यहाँ पर पाइप लगे हुए हैं और पूरे फसल के अंदर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर पाइप यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लगे हुए हैं और यहाँ पर इन पे रोटेटिंग नोजल होती है और जो फुवारे की तरह चारों तरफ पानी को छिड़कती है। सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। इस प्रकार के सिस्टम में क्या होता है कि जो पानी होता है एक एक बूंद करके क्या होता है उस पोजीशन पर गिरता है जहाँ पर जड़ें होती हैं। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। इस तरीके का प्रयोग मुख्यतः जो फल वाले पौधे होते हैं उनके लिए, बागीचों में और बड़े पेड़ों की सिंचाई के लिए किया जाता है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। और इसके द्वारा पौधे को जो पानी मिलता है वो एक बूंद बूंद करके मिलता है। इट इज ए बूम इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। यह उन जगहों पर सबसे ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर पानी की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम जैसे हमारे पास स्प्रिंकलर में था, यहाँ पर एक मेन पाइप है और यहाँ पर क्या लगी हुई है, मोटर लगी हुई है जिसके थ्रू, और यहाँ पर पाइप लगे हुए हैं। लेकिन ये पाइप अब यहाँ पर क्या है, मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं जहाँ से उनसे क्या होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलता है और इस तरह से पौधों को, हमारी फसल को पानी मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। बूजो एंड पहेली वेंट टू ए नियर बाई wheat field and saw that there were some other plants in the field। बूजो और पहेली पास के गेहूं के खेत में जाते हैं और वहां देखते हैं कि गेहूं के पेड़ों के साथ कुछ अन्य तरह के पौधे भी उगे हुए हैं। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली। क्या ये पौधे जानबूझकर लगाए गए हैं? इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। फसल के साथ
अनेक अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और ऐसे पौधों को हम बोलते हैं खरपतवार। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इसमें हमारे पास जो खरपतवार को अलग करने का तरीका है उसको बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। जो ये खरपतवार होते हैं इनको हमें फसल से निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे क्रॉप के जो प्लांट्स हैं उनके साथ वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस और लाइट के लिए उनके साथ कंपटीशन करेंगी, और जो हमारी फसल के लिए ये हमारे पास वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस हैं ये उनका यूज कर लेंगी, और इससे हमारी फसल के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंचता है। थस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, इनसे हमारी क्रॉप इफेक्ट होती है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और कुछ खरपतवार हमारे जब हम उसको फसल को काटते हैं तो उसके साथ मिक्स हो जाती हैं, और कुछ उसमें जहरीली भी हो सकते हैं जिससे हमारे एनिमल्स को और यहाँ तक कि हमें भी नुकसान पहुँच सकता है। फार्मर्स अडोप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, किसान अनेक तरीके का उपयोग करते हैं जिनके द्वारा वो खरपतवार को खेतों से अलग या समाप्त कर देते हैं। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil। बीजों को बोने से पहले जो खेत की जो टीलिंग या जुताई की जाती है उसके द्वारा क्या होते हैं, जो ये खरपतवार होते हैं वो बाहर निकल आ जाती हैं और वो सूख जाती हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ weeds इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड, और खरपतवार को अलग करने का सबसे अच्छा समय वह है उन पे फूल और बीज आने से पहले का। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे खरपतवार को हम खेतों से उखाड़ कर अलग कर देते हैं या फिर उनको काट देते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एक खुरपी, और यह किसके हेल्प से किया जाता है, एक टूल होता है जिसको खुरपी बोलते हैं। ए सीड ड्रिल, और या फिर जो सीड ड्रिल करने के लिए हमारे पास पीछे हमने दिखाया था उसका भी यूज किया जा सकता है। इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, ये खरपतवार की जड़ों को बाहर निकालने के लिए प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पर ड्रिल की सहायता से खरपतवार के पौधों को बाहर निकाला जा रहा है जो जड़ सहित बाहर निकल आते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides, और हमारी फसल में जो खरपतवार होती है उसको हम केमिकल सब्सटेंस का प्रयोग करके भी, रसायनों का प्रयोग करके भी समाप्त कर सकते हैं। These are sprayed in the field to kill the weeds, और इसलिए इनको जो केमिकल्स होते हैं इनका खेतों में छिड़काव किया जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, इससे हमारी फसल को तो नुकसान नहीं पहुंचता। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद ए स्प्रेयर, और जो वीडिसाइड होते हैं इनको पानी के साथ मिलाया जाता है और जितनी मात्रा में जरूर आवश्यक होती है और इनका छिड़काव फसल के ऊपर किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक फार्मर जो वीडिसाइड है वो हमारे फील्ड में छिड़क रहा है। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर, क्या इन खरपतवार नाशकों का दुष्प्रभाव उस इंसान के ऊपर भी पड़ता है जो उसका छिड़काव कर रहा है। एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन, जैसा आपको पहले बताया जा चुका है कि वीडिसाइड के ऊपर यह छिड़काव फूल और बीज आने से पहले किया जा रहा है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, यह जो वीडिसाइड है ये फार्मर की हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए उनको इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल,
उनको अपने नाक और मुंह को किसी कपड़े से ढक लेना चाहिए जब इनका छिड़काव कर रहे हों। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। फसल की कटाई बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल तैयार हो जाती है तो जो उसकी कटाई की जाती है उसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें क्या होता है कि जो हमारे फसल के पौधे हैं उनको या तो उखाड़ कर या जमीन के ऊपर से काट कर अलग किया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। और एक हमारी जो अनाज की फसल होती है उनको तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। जो हमारे देश में जो ये कटाई की जाती है या तो सिकल मीन्स दांती का प्रयोग करके की जाती है या फिर मशीन का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पर दांती का प्रयोग करके गेहूं की फसल की कटाई की जा रही है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। और इसमें क्या होता है कि जो हमने फसल काटी है उसके अंदर जो हमारे अनाज के बीज हैं उनको अलग करना जरूरी होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। और जनरली आजकल एक ऐसी मशीन भी आ रही है जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों किए जाते हैं। ऐसे मशीन को हम बोलते हैं कंबाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कंबाइन है, इसका काम काटना भी होता है और इसमें क्या होता है ग्रेन्स को अलग भी कर लिया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। और जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो कुछ स्टब्स मीन्स रेजिड्यू फील्ड में बच जाता है विच आर बर्न्ड बाय द फार्मर। और उसको किसान क्या करते हैं, जला देते हैं। पहेली इज वरीड। पहेली को चिंता हुई। सी नोज डैट इट इज कोज पोल्यूशन। उसको पता है कि इससे क्या होगा, प्रदूषण होगा। इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। और इससे यह भी नुकसान हो सकता है कि जो दूसरी फसलें हैं उनमें भी आग लगने की संभावना रहती है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चार्स बाय विनोविंग। और जिनके पास जो किसान छोटे होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रेन मीन्स अनाज को अलग करने का और जो भूसा होता है उसको अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं, विनोविंग का यूज करते हैं। विनोविंग क्या होती है, ये हम पीछे 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, हवा का यूज किया जाता है उसमें से भूसा को अलग करने के लिए और उसमें ग्रेन्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, विनोविंग मशीन है। हार्वेस्ट फेस्टिवल। आफ्टर 3 or 4 months of hard works देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3-4 महीने के बाद वो दिन आता है जब फसल काटी जाती है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन्स। और जो हमारे पास क्या होते हैं, सुनहरी फसलें खेतों में दिखाई देती हैं जिसके अंदर अनाज भरा हुआ है। फिल्स द हार्ट्स ऑफ द फार्मर्स विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बींग्स। इससे किसानों के हृदय में, दिल में खुशी भर जाती है। The efforts of the past seasons have borne fruits. The efforts of the past season have borne fruit and it is the time to relax and enjoy a little. अब उनके पास क्या होता है कि जो पहले मेहनत की थी उसका फल आ चुका है। अब उनके पास थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और खुश होने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज thus ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जब फसल कटती है तो ये हमारे पूरे देश में एक उत्सव का समय होता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियम। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन। और कटाई के सीजन से जुड़े हुए जो मुख्य त्यौहार हैं वो हैं पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज।
स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो पैदावार हुई है उसका भंडारण करना बहुत ही जरूरी कदम होता है। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, यदि हमें फसल के जो अनाज है उसको लंबे समय तक रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उनको हमें नमी से, कीटों से, चूहों से और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे दूर रखना पड़ेगा। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, जो ताज़ा फसल होती है उसमें अधिक नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स, लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। यदि हम फसलों को स्टोर करने से पहले सुखाएंगे नहीं तो उससे क्या होगा, वो बीज खराब हो सकते हैं या उन पर किसी दूसरे जीवों का हमला हो सकता है। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, इसलिए हमें उनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, इसलिए उनको धूप में सुखाया जाना चाहिए ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर कम हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, और इस तरह से क्या होता है, धूप में सुखाने से उनमें जो हमारे कीड़े होते हैं वो भी नहीं लगते, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता, फंगस भी नहीं लगती। फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स, किसान अनाज का भंडारण जूट की बनी हुई बोरियों या धातु की बनी हुई टंकियों में करते हैं। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. चूहों और कीटों से बचाने के लिए अनाज का बड़े स्तर पर भंडारण सिलोज, जिसको भूमिगत कक्ष कहते हैं, या ग्रेनरीज या भंडारगृह में किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, घरों में नीम की सूखी हुई पत्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। और स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अधिक मात्रा में भंडारण करने के लिए क्या होता है, गोदाम्स होते हैं और उनमें क्या होता है, स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं ताकि गोडाउन के अंदर जो हमारे पास अनाज रखा हुआ है उसमें किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट का अटैक वहाँ पर ना हो पाए। फूड फ्रॉम एनिमल्स, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको टेबल बनानी है, इसमें सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ पर फूड लिखना है और यहाँ पर सोर्सेस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिल्क है, मिल्क कहाँ से मिलता है, ये काऊ से मिलता है, बुफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है और सी कैमल से मिलता है। तो इसी तरह से आपको दूसरे प्रोडक्ट लिखने हैं जैसे एग, मीट, और वो किन से मिलते हैं वो आपको एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन डैट लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इस टेबल को बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जैसे प्लांट हमें अनेक तरीके के फूड प्रोवाइड करते हैं उसी तरह से एनिमल से भी हमें अनेक तरीके के भोजन मिलते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग होते हैं वो अधिक मात्रा में क्या होते हैं, मछली खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट फूड डेट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि हमें पौधों से कौन सा भोजन मिलता है। वी हैव जस्ट सीन डेट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोविंग एक्सेट्रा। हमने यह पढ़ा कि जो फसल की पैदावार होती है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि बीजों का चुनाव, बीजों को बोना आदि। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। इसी प्रकार से हमारे पास जो पशु हैं हम उनको या तो घरों में या अपने फार्म में रखते हैं तो उनको भी प्रॉपर फूड, रहने की जगह और देखभाल चाहिए। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। और जब यह बड़े लेवल पर किया जाता है तो इसको बोलते हैं पशु पालन। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, हमने यह सीखा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमें अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती की तकनीकों में सुधार करना पड़ेगा। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कंस्टिट्यूट ए क्रॉप। एक फसल वह होती है जिसमें एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को एक साथ उगाया जाता है।
इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन्स। भारत में जो फसलें मौसम के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, रबी एंड खरीफ। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। हमें मिट्टी को लेवलिंग और टिलिंग के द्वारा तैयार करना होता है। प्लग्स एंड लेवलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज, और इसके लिए हल और लेवलर का प्रयोग किया जाता है। सोविंग ऑफ सीड्स एट एप्रोप्रिएट डेप्थ्स एंड डिस्टेंसेस गिव्स गुड यील्ड। यदि हम बीजों को सही दूरी और गहराई पर बोते हैं तो उससे फसल में सुधार होगा। गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्थी सीड्स। हमें अच्छी किस्म के बीजों को उनकी हेल्थ को चेक करके ही बोना चाहिए। सोविंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स, और जो बीज बोए जाते हैं वो ड्रिल का प्रयोग करके बोए जाते हैं। सोइल नीड्स replenishment एंड enrichment थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है वो देसी खाद और उर्वरकों का प्रयोग करके पूरी की जाती है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज इंक्रीज ट्रीमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज। और जैसे नई फसलों की वेराइटी आई है तो उससे फर्टिलाइजर का प्रयोग भी बढ़ गया है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। फसलों की एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनमें पानी देने को हम बोलते हैं सिंचाई करना। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। और वीडिंग क्या होता है? फसलों से जो अनवांटेड या हमने बिना उगाए हुए दूसरे जो पौधे होते हैं उनको अलग करने को हम बोलते हैं वीडिंग। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैन्यूर क्रॉप्स मैनुअली और बाई मशीन। फसलों की कटाई मशीनों के द्वारा या अपने हाथों से करने को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाप्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और उसके पेड़ों से अनाज को अलग करने को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अनाज का भंडारण बहुत आवश्यक होता है क्योंकि उसके द्वारा हम अपने अनाज को इंसेक्ट और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। और कुछ फूड हमें दूसरे एनिमल से भी मिलता है और उसके लिए हम क्या करते हैं, उन एनिमल्स को पालते हैं। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, और इसी को हम बोलते हैं पशु पालन। अब है एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन 1, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे फ्लोट, वाटर, क्रॉप्स, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। इन वर्ड को हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा इन सेंटेंसेस में आएगा। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। इसमें आएगा क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जो डैमेज सीड होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। ठीक है, हमें फसल को उगाने के लिए हमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए और हमें न्यूट्रिएंट चाहिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। मैच करना है। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है वीट, ग्राम्स एंड पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जाम्पल हैं एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ओके, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ये आपको आपके ऊपर अभी हमने मैचिंग किया है, वहाँ से खरीफ क्रॉप की भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे और रबी क्रॉप के भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इनके ऊपर आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे तैयार की जाती है मिट्टी। सोइंग, बीज कैसे बोए जाते हैं। वीडिंग क्या होती है और थ्रेसिंग क्या होती है। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। ये हमने आपको बताया था, टेबल थी एक, वो आपको करनी है यहाँ पर कि जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं वो मैन्यूर से कैसे अलग होते हैं। व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। हमें ये बताना है कि इरिगेशन क्या होता है और 2 ऐसे मेथड बताने हैं जिससे पानी का हम बचाव
कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यदि आप गेहूं को खरीफ सीजन में उगाएंगे तो क्या होगा, ये आपको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट इफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। यदि आप फील्ड में फसलें लगातार उगाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि यदि हम लगातार फसल उगाते हैं तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इफेक्ट होगी। व्हाट आर वेट्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वेट्स क्या होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको इसमें बताना है। आशा है आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।